अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सजाद उस्मान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़। पूरे मुल्क में इलेक्शन 2024 की तैयारियां जारी है और आज हम करक के इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि करक में इलेक्शन 2024 के लिए मुख्तलिफ़ पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर रखी है। इन पार्टियों में जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं वो शामिल हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये जो नॉमिनेशन पेपर है, कागज़ात नामज़दगी का जो सिलसिला है वो कल से शुरू हो रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि इस इलेक्शन के लिए जो कागज़ात नामज़दगी है वो इंतहाई सेंसिटिव होंगे। सेंसिटिव से मुराद हमारा ये है कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार जो इलेक्शन के ख्वाहिशमंद तो ज़रूर होंगे लेकिन वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं एक नॉमिनेशन पेपर का जो फॉर्म है, उसमें हम दिखाएंगे, एक नुक्ता दिखाएंगे जिसमें लिखा गया है कि ऐसा उम्मीदवार जो इलेक्शन का ख्वाहिशमंद हो और वो मकामी थाने से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेगा। और क्लियरेंस सर्टिफिकेट किस चीज़ का होगा? वो इस चीज़ का होगा कि वो लास्ट जो 6 मंथ है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई क्रिमिनल केस दर्ज है उस थाने में तो उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इन तमाम बातों पर बात करेंगे हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब सादुल्लाह हटक साहब से कि वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। सादुल्लाह हटक साहब, वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। शुक्रिया सजाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लगता ये है कि तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन यानी कंटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये जो नुक्ता हमने उठाया है, इस हवाले से आप क्या माहिराना राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सजाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन से रोकने का ताल्लुक़ है तो वो तो काफ़ी अरसे से दिखाई दे रहा था। जो वाक़यात हो रहे थे और जो हालात और जिस तरह यानी उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, तो अब दूसरी तरफ से भी रियासत की तरफ से भी ओवर रिएक्ट किया जा रहा है, तो वो तो नज़र आ रहा था। लेकिन मामला 50-50 उस वक्त नज़र आ रहा था। अब हालात जो ही इलेक्शन, जैसे आपने बताया, कल नॉमिनेशन पेपर जमा किए जा रहे हैं और नॉमिनेशन पेपर जो सामने आए हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, इस जो पंदा उसमें वो बनाया गया है, इसमें और भी उम्मीदवार काफ़ी सारे फंस जाएंगे और वो है। लेकिन ज़्यादातर जो उम्मीदवार, मेरा ख़्याल है कि तहरीक इंसाफ के बहुत कम उम्मीदवार ऐसे होंगे जो इस हर्डल को या इस पंदे को अबूर कर सकेंगे। जी, ये मेरे ख्याल में है नॉमिनेशन पेपर के नंबर 4 पे, नो केस ऑफ क्रिमिनल offenses was pending against me 6 months prior to filing of my nomination papers। यानी वो श्योरिटी बांड देगा, वो देगा कि मेरे खिलाफ 6 महीने पहले तक, यानी जिस वक्त वो नॉमिनेशन पेपर जमा कर रहा है उससे लेकर 6 महीने पहले तक मेरे खिलाफ कोई वो नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस का कोई वो नहीं है, मुकदमा ये थाने में वो पेंडिंग नहीं है, कोई केस पेंडिंग नहीं है। और साथ में एंड द फॉलोइंग केसेस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस वर पेंडिंग अगेंस्ट मी 6 months प्रायर टू फाइलिंग ऑफ दिस नॉमिनेशन। यानी 6 महीने पहले तक मेरे ख़िलाफ़ ये केस जो थे, ये क्रिमिनल ऑफेंस के, ये पेंडिंग थे। अब मेरे ख़िलाफ़ 6 महीने हो गए कि कोई केस पेंडिंग नहीं है। अब इसको ब्रॉडर सेंस में आप देख लें। एक तरफ तो ये नॉमिनेशन पेपर आईन पाकिस्तान की रूह से और उसके इलेक्शन एक्ट के हवाले से सीधी सीधी बात है कि कोई भी जिसके ख़िलाफ़ वो टैक्सेस लाइबिलिटी हो, किसी के ख़िलाफ़ वो हो, क्रिमिनल यूटिलिटी बिल्स हो जिनके ख़िलाफ़ वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब यूटिलिटी बिल्स की भी वो चीज़ें हैं, अगर यूटिलिटी बिल्स आपके ज़िम्मे पेंडिंग हैं तो आप ख़त्म कर देंगे, मतलब जमा करके ना, तो इसको आप वो कर सकते हैं।
बिल यूटिलिटी बिल्स आप जमा कर सकते हैं। लेकिन यह जहाँ तक कि इनका ताल्लुक है, ये 6 महीने पहले तक आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस तो मेरा ख्याल है कि 95% जो 95 अगर मेरे ख्याल में गुजारा होगा, 99% तक अगर आप देख लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी छूटी की लीडर हैं या छूटी के जो उनके मुतवक्किल उम्मीदवार हैं, उन सब के ख़िलाफ़ 780 इंसदादी दहशतगर्दी यानी दहशतगर्दी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। और यहाँ जो पिछले दिनों वर्कर कन्वेंशन के लिए जिस पे वो खुर्शीद खटक का बड़ा वो हो गया था गिरफ्तारी के हवाले से, चादर और चरदीवारी, मतलब उसको टाइम नहीं लेंगे इनका नाजरीन का दूसरी तरफ ले जाने में, लेकिन वो जो हुआ था उसमें तो जो एक बंदा मेरे ख्याल में पुलिस का ज़ख्मी हुआ था, उसकी वजह से इक़दाम कत्ल की भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ। तो मेरा ख्याल ये है कि वो इस हार्डल को अबूर नहीं कर सकेंगे और काफ़ी इसमें फंस जाएंगे। सादुल्लाह खटक साहब, ये नुक्ता फिर से थोड़ा इसको डिटेल में अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपने भी इलेक्शन लड़ा था जी जी, और आपने कागज़ात नामज़दगी भी 2018 के इलेक्शन में जमा किए थे, तो ऐसा कोई नुक्ता आपके जहन में आ रहा है कि ये जो नुक्ता अभी आप बता रहे हैं जी जी, कि ये डाला गया है नॉमिनेशन पेपर में लिए और ये शर्त भी है, तो इस तरह की जब अगर हम माजी में देखें इलेक्शन होते रहते हैं तो एक ये होता था ज़रूर कि अगर कोई बंदा किसी क्रिमिनल केस में सज़ा याफ्ता है, जी जी, यानी मुजरिम है, जी जी जी, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जी जी, मुलजिम की हद तक अगर हम इसको थोड़ा सा वजाहत करें ताकि नजरीन भी समझ सके कि तो इससे तो ये साबित होता है कि अभी तक तो ये मुलजिमान है, पीटीआई के बंदों के आपने जिक्र किया, ये तो मुलजिमान है, तो ये ज़्यादती नहीं होगी रियासत की? देखें, ज़्यादा अगर हम ज़्यादती वाली बात पे जाते हैं कि कौन ज़्यादती कर रहा है, किसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे जो हुआ काफ़ी अरसे से या जो कुछ हो रहा है वो ज़्यादती नहीं है। 9 मई के जो वाक़यात हैं, हमारे शहीदों के वो लटकाना, हमारे शहीदों के मुजस्मे घसीटना और साथ में जो हमारी यूनिटी की इलामत है, हमारी रियासत की इलामत है पाकिस्तान आर्मी, उनकी तनसीबात पर हमले करना, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी करना और उनके शहीदों के उसको पुतलों को वो घसीटना या उनके मुजस्मों को घसीटना वो ज़्यादती नहीं थी। तो जैसे मैंने इब्तिदा में कह दिया कि ये इन्होंने ओवर रिएक्ट किया, अब रियासत की तरफ से भी ओवर रिएक्ट किया जा रहा है। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, मेरा नहीं ख्याल ये तो जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होती थी वो तो हमें बतौर उम्मीदवार जब भी मैंने इलेक्शन लड़ा है तो चाहे छोटे पैमाने पे हो या मतलब नेशनल असम्बली का हो या सूबाई असम्बली का, तो मतलब हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो लेनी होती थी। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि ये फॉर्म में डाली गई थी कि मेरे ख़िलाफ़ कितने कोई 6 महीने हो गए, मेरे ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है और मेरे ख़िलाफ़ फ़लाना केस पेंडिंग है। ये चीज़ मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक़ है तो मुझे ये नई नज़र आ रही है, और ये नई चीज़ जो है मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी कि पहले सिंपल ही लेकर जाता था कि अगर कोई मुजरिम यानी कोई जुर्म साबित हुआ है किसी, वो तो आईने पाकिस्तान में है, वो तो आईने पाकिस्तान में है, इलेक्शन एक्ट में है कि आप अगर किसी क्रिमिनल उसमें सज़ा याफ्ता है, 500 रुपये का भी था कि आप 500 रुपये से ज़्यादा आप पर जुर्माना हो चुका है, तब भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये तो था पहले से, लेकिन ये पेंडिंग वाली बात जो है ये नई चीज़ है। अच्छा, ये इस पर भी बात करेंगे कि अभी तक ज़िला करक में, हम चूँकि ज़िला करक सियासत की बात कर रहे हैं, तो ज़िला करक में अभी तक जितनी भी पीटीआई के वो उम्मीदवार, वो ख्वाहिशमंद जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है, अभी तक रुपोश है। जी जी। तो इन सूरत हाल को देखते हुए आपको कैसे लग रहा है कि ये जो कल से नॉमिनेशन पेपर का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो ये कब नमूदार होंगे
اور اس بات کو لے کر یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تانوں سے اپنے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لیں گے؟ دیکھیں سجاد، سنجیدگی کی حد تک آپ اگر بات کرتے ہیں نا تو یہ تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں. یہ ابھی ہماری جو وہ ہے پروگرام ہے اس پر بھی آپ دیکھیں کمنٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، ان کے جو ورکر ہیں یا جو ان کے فالوور ہیں، ہماری تیاری مکمل ہے، الیکشن کے دن کا انتظار ہے، ہم بہت پاپولر ہیں. یہ کہنے کی حد تک تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں، لیکن جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، الیکشن کا صرف یہ نہیں کہ ایک بندے کو پاپولر ہونا چاہیے یا اس کے پاس پاپولر ووٹ ہونا چاہیے. اور اتنے عزیز میں تو اور زیادہ اس کے حوالے سے وہ سختی ہے کہ آپ کو وہ بھی ہونا چاہیے، مطلب مقبول بھی ہونا چاہیے، آپ کی مقبولیت بھی ہونی چاہیے اور آپ کی قبولیت بھی ہونی چاہیے. اب وہ بھی اگر ہم ایک طرف رکھیں پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن مینیج کرنا جس چیز کو کہتے ہیں، آپ اپنے ووٹر تک پہنچنا، یعنی ووٹر آپ کا پڑا ہوا ہے، کافی سارا آپ کا ووٹر، بس ہم فرض کر لیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ووٹر جو ہیں وہ موجود ہیں. ووٹر موجود ہے، پھر اسی ووٹر تک پہنچنا، اسی ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک لانا، اسی ووٹر کو جلسوں جلوسوں میں وہ کرنا، گلی محلوں میں اس کو پہنچانا، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک بندہ مفرور ہم کہہ لیں، وہ مفرور ہے. اب ایک مفرور بندہ نامینیشن پیپر بھی جمع کرنے آئے گا، وہ جلوس بھی وہ کرے گا، مینیج کرے گا، وہ اپنے فارم بھی کلیئر کروائے گا، پھر اس کے بعد اس کو انتخابی نشان بھی ملے گا، پھر وہ یہاں تک جا سکیں گے کہ وہ اس کو اپنے ووٹر کو جو جتنے ہیں ان کو لا سکیں گے اور پولنگ اسٹیشن پہنچا سکیں گے، ووٹ ڈلوا سکیں گے اور نتائج لے سکیں گے. اچھا، یہ جو بہت مشکل یہ جو اعلیٰ عدالتوں میں بہت بڑے کیسز زیر سماعت ہے اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں فیصلے محفوظ بھی کیے جا چکے ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں استدعا کی گئی ہے کہ عارض جو ہے وہ عدلیہ سے لیا جائے. یعنی وہ پریکٹس دہرائی گئی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں دہرائی گئی تھی. تو اس فیصلے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ بلے کا نشان جو تحریک انصاف کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلے کے نشان کے ساتھ وہ الیکشن میں جا سکیں گے؟ یہ جہاں تک بلے کے اس کا تعلق ہے، نشان کا تعلق ہے، تو وہ الیکشن کمیشن کا جو پینڈنگ فیصلہ ہے اس میں ان کے جو مرکزی علی ظفر جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک دو جگہ اعتراف بھی کر لیا ہے کہ ہم نے یہ الیکشن پروسیس کے دوران یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. مطلب انہوں نے خود کل کی میڈیا پہ یا ادھر آپ نے دیکھا ہوگا، تو ایک طرف تو وہ بھی کر رہے ہیں، اقرار بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ فیصلہ بھی پینڈنگ ہے. تو اس فیصلے کے حوالے سے تو کافی خطرات موجود ہیں کہ الیکشن میں وہ بلے کا نشان استعمال نہ کر سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس نہج پہ نہیں جائے گی کہ ان سے بلے کا نشان وہ چھین لیں. اگر چھینیں گے بھی تو وہ کریں گے ٹیمپریری طور پر کچھ اس طرح، جیسے کسی کا ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے، کسی کو وہ کرنا ہوتا ہے، ٹینشن میں لانا ہوتا ہے، کسی کو مجبور کرنا ہوتا ہے، اسی حد تک تو ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ بلے کا نشان نہیں لیں گے، لیکن وہ یہ والی جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے. اور جہاں تک ہائی کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے تو آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھا، اس کا کیا حشر ہوا لاہور ہائی کورٹ. اسی طرح میرا نہیں خیال کہ ہمارے محترم جج صاحبان اسی طرح کا کوئی پشاور ہائی کورٹ، جس طرح آپ نے کہا لاہور ہائی کورٹ کا ہوا تھا، اس کا کیا حشر ہوا تو پشاور ہائی کورٹ کا، کیونکہ مقتدر قوتوں نے بھی ہمارے ملک میں اور پاکستان سپریم کورٹ نے بھی میرا خیال ہے کہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے 8 فروری کو ہے کہ 8 فروری کو ہی انتخابات کرانے ہیں. جب 8 فروری کو کرانے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پشاور ہائی کورٹ سے اس طرح کا فیصلہ آ جائے جو الیکشن ڈیلے کرنے میں یا وہ آر اوز اور ڈی آر اوز وہ تبدیل کرنے کا وہ نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو میرا خیال ہے اس کا حشر یہ ہوگا. لیکن یہ جو چیز جس پہ ہم نے ہنگامی پروگرام کرنے کی وہ کیا، یہ والی چیز جو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ وہ پھنس جائیں گے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سعد اللہ ہاٹک صاحب. ایک گزارش کریں گے اپنے ناظرین سے، الیکشن 2024 کی جو تیاریاں ہے یا کاغذات نامزدگی کا جو سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو مرحلہ ہے وہ الیکشن کمپین کا ہوگا،
तो हम अपनी नशरियात का आगाज़ कर चुके हैं दस्तक न्यूज़ फेसबुक पर और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। तो आपसे गुजारिश है कि पल पल की खबर देंगे पल इंशाल्लाह। पल की खबरें हम देंगे इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।